हेलो दोस्तों, वेट ट्रांस नमस्कार। मैं दीवंशी। मैं बताना चाहूँगा कि दो चार चीज़ें हैं जिन पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। पहला तो मैंने देखा कि 25 जून को बेफी वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ यूएफबीयू ने पेंशन अपडेशन को लेकर एक कोई कंपेन किया या कोई डेमोन्स्ट्रेशन किया, पता नहीं किया। उनका ऐसा निकला था, यूट्यूब से पता चला। और उन्होंने जो कुछ भी निकाला, मैंने उसमें देखा कि एक भी जगह कहीं भी रेगुलेशन का नाम नहीं है। सट्टा मार रखा सारा का सारा। और एक कोई मैंने बताया उसमें कि जब हमारे पास ये पेंशन का विकल्प आया, उस समय यूनियनों में क्या क्या हुआ और उस समय जो कुछ भी हुआ था उसको आज के परिप्रेक्ष्य में यदि अध्ययन किया जाए, इंटरप्रेट किया, तो कुछ बातें और निकल करके आती हैं। उस पर पवन कुमार जी ने कई ऑब्जेक्शन किया, इसको मैं बाद में लूँगा। और सबसे बड़ा, अब हमारे पास तो उसका कोई डाटा है नहीं, कुछ यूट्यूबर्स के माध्यम से पता चलता है और हमारे आदमी उनका ट्रांसलेशन करके हम तक भेजते हैं कि साहब ये देखिए क्या है। तो बताते हैं कि डीएफएस, आईबी और यूएफबीयू ये कोशिश कर रहे हैं कि जो एमसी सिंगला का केस सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है उसको आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर दिया जाए। भाई ऐसा हमारे पास तो कहीं कुछ है नहीं। और वो कहते हैं कि इनको डर है कि यदि एमसी सिंगला केस ही जीत हो गई तो इनको पीछे से रेगुलेशन के अनुसार पैसे देने पड़ जाएंगे। और ये बोलते 70,000 करोड़ से लेकर के 1 लाख करोड़ तक का ये खर्चा आ सकता है, ऐसा कुछ ये कहते हैं। अब कहां से इनके पास न्यूज आई, किसने दी, या वीडियो बनाने के लिए खुद का ही आकलन था, ये तो ये जाने, लेकिन अभी तक हमारे पास नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि इस समय यूएफबीयू और आईबीए दबाव में है, क्योंकि इन्होंने जितनी भी विसंगतियां की हैं वो विसंगतियां सोशल मीडिया पर आ चुकी हैं और हम लगातार इसी काम में लगे हुए हैं। हम एक एक चीज को यहां रखेंगे। और अब ये क्लियर हो चुका है कि हमारा पेंशन अपडेशन का एक स्टेटरी रेगुलेशन है। स्टेटरी रेगुलेशन की क्या वैल्यू होती है, क्या फोर्स होती है, क्या पावर होती है। अब जो मेरा वीडियो आ रहा है, इसके बाद में 9 बजे एक वीडियो आएगा। एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ था, वो बहुत ज़्यादा प्रचारित हो रहा है। बालाकृष्णन मल्लिकोट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस किया था यूनियन ऑफ इंडिया ने। यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेज बालाकृष्णन मल्लिकोट 2026, ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें यह कहा कि जो पेंशन ज्यूरिस्प्रूडेंस है, यानी पेंशन के जो मामले हैं, दे मस्ट बी इंटरप्रेटेड लिबरली। लिबरली का मतलब यह है कि उनमें से कोई बेनिफिट राइट निकलता है तो आप उससे नहीं रोक सकते हो। और बहुत सारी चीजें रखी, वो आपको 9 बजे पता चलेगा। और उस केस से हमारे केस की जो समानता जब की गई तो पता चला कि एमसी सिंगला का केस बहुत मजबूत हो चुका है और मेरे वीडियोज ने ये बहुत मजबूत कर चुका है। और मैं बता दूंगा, जितने भी मेरे वीडियो आ रहे हैं, मैं आम बैंकर्स की तो नहीं कह सकता, लेकिन जो लॉ के जानकार हैं और काफी एडवोकेट से कमेंट्स भी मेरे पास आते हैं, दे एप्रिशिएट मी फॉर ऑल दीज थिंग्स। और वो ये भी कहते हैं, बहुत सारे लोग जानकार हैं, दीवान सिंह जी आपने लोगों में जागृति पैदा कर दी। तो अब ये क्या करेंगे, आईबीए क्या करेगा, इनके पास कोई विकल्प नहीं है। इनकी एक ही थ्योरी थी, फंड थ्योरी, वो मैंने ध्वस्त कर चुका हूं। ये फंड थ्योरी सुप्रीम कोर्ट में नहीं उठा पाएंगे। और वैसे भी यदि आपका स्टडी रेगुलेशन है, उससे कोई राइट क्रिएट होता है, तो ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का बहाना नहीं ले सकते। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरप्रिटेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कुलर्स या इंस्ट्रक्शंस
स्टैट्यूटरी रेगुलेशन को ख़त्म नहीं कर सकते, ना उनको ओवरराइड कर सकते हैं, ना उनको रिपील कर सकते हैं, और ना उनको अमेंड कर सकते हैं। वो उस केस का मैटर है। इसका सबका कंपैरिजन आपके पास आएगा। अब मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, अब मैं दूसरा नोट करके इधर ही आता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा वहाँ जितनी भी हैं। अब आउट ऑफ कोर्ट कुछ होगा या नहीं होगा वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन बेफी की स्ट्राइक 25 जून 2026 को होना, ये कोई ऐसे ही नहीं है, ये वेल प्लान्ड, वेल थॉट इनका डेमोन्स्ट्रेशन है। और वे भी हमेशा ही संपर्क में रही है वेंकटाचलम के में। ये तो बदनाम हो चुका है, अब ये चाहता है दूसरों के माध्यम से कुछ ऐसा किया जाए, लोगों के ध्यान को डाइवर्ट किया जाए, क्योंकि जमीनें हिल रही हैं, मेंबर छोड़ सकते हैं इनको। लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, वहां से ध्यान हटाने के लिए रेगुलेशन से इन्होंने स्ट्राइक की, लेकिन स्ट्राइक वाला जो इनका लेटर निकला है उसमें एक भी जगह रेगुलेशन का जिक्र नहीं है, और इतनी विसंगतियां करके बैठे कि लोगों ने कोई विश्वास नहीं करते। अब देखते हैं इनका कितना विश्वास होता है, कितना नहीं होता, और क्या कोई ऐसी बात सुप्रीम चली हुई चल सकती है। क्योंकि जो हमारा रेगुलेशन है, पेंशन अपडेशन की नींव तो 5/2/2026 को रख दी गई थी, और उसके बाद में अब तो बहुत कुछ पानी बह चुका है। पता चल गया लोगों को कि सैलरी अपडेट का मतलब क्या होता है। कोई भी एडवर्स जजमेंट 35/1 पे केवल और केवल माननीय सुप्रीम कोर्ट की साख को गिरा देगा, रूल ऑफ द लॉ। और दोस्तों, इसी काम में मुझे 6 मिनट हो गए। दूसरा बात बताता हूं, मेरे कोई पवन कुमार जी ने कहा कि दीवान सिंह जी, मैंने कहा था कि आईबॉक 1993 से पहले जब मैंने आपस में बात चल रही थी पेंशन की, NCPF लिया था। ये सारा का सारा जो आपका हुआ है 1955 से लेकर के और 1963 तक, ये शास्त्री अवार्ड और ये अब देसाई अवार्ड आए थे। उन्होंने क्लियर कहा था कि भैया आप 3 बेनिफिट है, कोई 2 ले लो। तीसरा बेनिफिट SBI की झोली में आ गिरा ऑटोमेटिक बाय ग्रेस ऑफ गॉड, तो इनको भी मन ललचाया कि हमें भी दो, उनको 3 बेनिफिट है, हमको दो। इसी के आधार पर आईबॉक ने यह कहा था हमें भी 3 बेनिफिट चाहिए, और यूनियन यही चाहती थी। पवन कुमार जी, मैं आपसे कह रहा हूं, पढ़ा है मैंने ये, लेकिन मुझे पता नहीं आईबॉक में और EIBEA में हमेशा ही आपसी दुश्मनी रही है। जब EIBA ने देखा कि 3rd बेनिफिट पॉसिबल नहीं है, तो इन्होंने पेंशन के CPF के बदले पेंशन के लिए समझौता कर लिया, और ये आईबॉक को पसंद नहीं था। ये मैंने पढ़ा है, अब मुझे पता नहीं ये गलत है सही है, मेरे विचार यहीं अब तक बने हुए हैं। और अल्टीमेटली शर्त थी इसके लिए कि कम से कम 50% लोग पेंशन ज्वाइन करें, तो आपका विकल्प चेंज हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। यानी जो हमारे पास CPF ऑलरेडी था उसको बेच दिया गया, इनने पेंशन ले ली। ये किया EIBA ने और बेफी ने। इसके अगेंस्ट में था आईबॉक को ही रोकना था। अब रीजन क्या था ये पता नहीं, वेंकटाचलम को मात देनी थी या 3rd विकल्प आएगा उसके लिए बात करेंगे। यदि ये अभी ये अदली कर ली, 3rd विकल्प हाथ से निकल जाएगा, ये मतलब था। इसको रोकने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, PAF में फायदा है, इसमें फायदा नहीं है। हम भी उसके चक्कर में आए थे। लेकिन आज के वर्तमान के युग में जब हम चीज़ों को देखते हैं और विवेचना करते हैं, और जब 35/1 को और फंड थ्योरी को जब देखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको गलत बताया गया। 2 चीज़ों को तो मैंने ठीक किया, फंड थ्योरी और 35/1 को। ऐसा नहीं है कि 35/1 मैंने किया हो, बहुत सारे लोग जानते थे। हाँ, इसको प्रसारित मैंने किया, और इतने वीडियो बनाए 35/1 पे, इतने बनाए कि लोगों को समझ में आने लगा कि हाँ, हमारा स्टैट्यूटरी रेगुलेशन है, इसकी क्या फोर्स होती है। इन सब चीज़ों को जब देखते हैं पवन जी, तो मैं तो अब भी, हालांकि मेरा व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन मैंने पढ़ा है कि आईबॉक ने 3rd बेनिफिट मांगा था, इनमें आपस में सहमति नहीं बनी। वेंकटाचलम की पार्टी ने EIBA ने CPF के बदले पेंशन के लिए अडॉप्ट कर दिया, 50% लोगों को पेंशन लेवा दी, और बाद में 2010 में जब आया तो वेंकटाचलम ने इस पेंशन ऑप्शन का अपोज किया था। इनके पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि कॉस्ट ऑफ फंड के नाम पर जो रिकवरी कराई थी वेंकटाचलम की हुई थी,
यदि वेंकटाचलम साथ देता 2010 में तो शायद IBA वगैरह ये रिकवरी नहीं करते। यानी 2010 में जिन लोगों ने पेंशन लिया उनको डबल कॉस्ट देना पड़ा, CPF भी देना पड़ गया, कुछ पैसा भी देना, यानी वी परचेज पेंशन आउट ओवर CPF कंट्रीब्यूशन एंड अदर कंट्रीब्यूशंस। कौन जी हो सकता है कि आप जानकार हो, चीज़ों को जानते हो, लेकिन मेरा तो अभी तक यही इसका निष्कर्ष निकाला मैंने। और जब मेरे हाथ कोई चीज़ पड़ जाती है तो मैं उसको अंदर तक जाता हूँ, क्यों और कोई कारण नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता IBOC में क्या लोग ही नहीं थे। और सबसे बड़ी बात, दूसरा आकलन ये भी है मेरा, आपका 35 लागू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि IBOC में सारे ऑफिसर्स थे और जितने भी रेगुलेशंस होते हैं उनको ऑफिसर्स ही इंप्लीमेंट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। क्लरिकल स्टाफ की EIBA क्लरिकल स्टाफ की एसोसिएशन है। मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझकर IBOC के लोग या IBOC के जो ऑफिसर्स थे, जो बढ़िया पोस्टों पर बैठे होते, इन्हें जानबूझकर वेंकटाचलम को पटकनी देने के लिए ये रुका अपडेशन, और उसके चक्कर में खुद भी आगे कहते हैं ना, दूसरों का बुरा करने चलते हो अब तुम्हारा बुरा हो जाता है। मुझे तो यही लगता है, क्योंकि जितने भी रेगुलेशंस होते हैं, बैंक ऑफ नौकरी की है, ब्रांच में ब्रांच मैनेजर होता है, आप एक कंट्रोलिंग ऑफिस में आप DGM या GM होता है, और टॉप पर आपको पता है कौन बैठा है, रेगुलेशन इनको लागू करने होते हैं, इनको बनाने, इनको अप्रूव करने होते हैं। पेंशन अपडेशन यदि आपको देना था, इन्हीं को देना था। केवल इसलिए रुका 1993 में और 1995 में आया कि IBOC वालों ने पेंशन नहीं ली थी, इसलिए आपको पाठ पढ़ाने के लिए इन्होंने जानबूझ करके पेंशन अपडेशन रोका। और जब उनको पता चला कि समय बदल चुका है, पेंशन की जरूरत है, तो ये भी इधर आ गए, और जो ये दूसरों के लिए गड्ढा खोदा था, इस गड्ढे में खुद ही गिर गए, अब गड्ढे में गिरे हुए हैं। अदरवाइज आपका बहुत सशक्त पेंशन रेगुलेशन है, वो आपको अपडेशन देता है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता। अब इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।